नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि ट्राइग्लिसराइड लेवल कितना होना चाहिए, क्यों बढ़ जाता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे कॉमन कल्प्रिट या सबसे बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको माना जाता है एलडीएल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या होता है ये एलडीएल और एलडीएल को इतना बुरा कोलेस्ट्रॉल क्यों माना जाता है, और एलडीएल से संबंधित और बहुत सारी जानकारियाँ जो एक सामान्य व्यक्ति को समझनी ज़रूरी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारी आंतों में पचता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, वो खून के माध्यम से लीवर तक पहुंचता है। हमारे लीवर में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी शरीर के बाकी हिस्सों को ज़रूरत है उनकी प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है, और वो पैकेजिंग होके वो खून में सर्कुलेशन के थ्रू हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचता है। यही सिस्टम कोलेस्ट्रॉल के लिए भी होता है, यही सिस्टम फैट के लिए भी होता है। जो भी वसायुक्त पदार्थ या फैटी सब्सटेंस हम खाते हैं, लीवर में आने के बाद ये वसा या ये फैटी सब्सटेंस जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में पैक की जाती हैं लीवर के सेल्स के द्वारा। इन पैकेट्स को हम लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होती हैं इनमें एक प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन एक तरह से हम समझें कि एक ट्रक है या एक व्हीकल है जिसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल या फैट भरा हुआ है। अब फैट कई तरह के होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ट्राइग्लिसराइड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं, इस तरह के कई तरह के फ़ैट होते हैं। तो ट्रक में अलग अलग रेशियो में ये फ़ैट भरा जाता है। ये जो ट्रक होता है ये प्रोटीन का बना होता है, और इसके अंदर जो लोड मटेरियल होता है वो फैट होता है, और फिर ये ट्रक ट्रैवल करता जाता है, और जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता होती है ये लिपोप्रोटीन उस फैट को देते जाते हैं, और ट्रक खाली होता जाता है। जैसे जैसे ट्रक हल्का होता जाता है या ट्रक खाली होता जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल के का कंसंट्रेशन, डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, और इस वजह से इनके नाम बदलते जाते हैं, उनका साइज़ चेंज होता जाता है। जो फैट की मात्रा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो कम होती जाती है, इसीलिए उनको हम अलग अलग नाम देते हैं। बेसिकली ये जो नाम है वो उनके अलग अलग फेजेज़ में उनके अलग अलग रूप हैं। तो जब लीवर सेल से ये ट्रक बाहर निकलता है या ये मॉलिक्यूल जब बाहर निकलता है तो इसको हम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या वीएलडीएल कहते हैं। अब ये वीएलडीएल जो होता है इसमें फ़ैट बहुत मात्रा में भरा हुआ होता है, इसमें ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत भरी हुई होती है, कोलेस्ट्रॉल भरा होता है अच्छी खासी मात्रा में, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर होते हैं। और जब ये शरीर में सर्कुलेट होता है ब्लड के माध्यम से, तो इसमें से ट्राइग्लिसराइड बॉडी उपयोग करती जाती है, और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा जैसे जैसे कंज्यूम होती जाती है, उपयोग होती जाती है, इसका साइज़ घटता जाता है, और फिर इसको इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, आईडीएल। और फिर ये आईडीएल भी सर्कुलेट होता जाता है, और फिर इसमें से और ट्राइग्लिसराइड निकल जाता है, और फिर इसमें मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ही रह जाती है। ट्राइग्लिसराइड की मात्रा भी इसमें होती है करीब 15-20%, बाकी सारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहती है। तब इसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या एलडीएल। अब सवाल ये उठता है कि इनकी जानकारी क्यों ज़रूरी है, हमें एलडीएल, वीएलडीएल या आईडीएल ये ऐसा जानना क्यों ज़रूरी है। ये जो ट्रक हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कैरी कर रहे हैं, इन ट्रक्स की, इन कैरियर मॉलिक्यूल्स की संख्या, मात्रा जितनी बढ़ती जाती है हमारे सर्कुलेशन में, हमें कोलेस्ट्रॉल से होने वाली बीमारियों की संभावना भी बढ़ती जाती है। इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, जिसका जो आज का हमारा टॉपिक है, उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में चूँकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे ज़्यादा डेंस होती है, जितने भी 3 रूप कहे मैंने उसमें, इसीलिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन में उसका सबसे बड़ा रोल होता है। लेकिन आईडीएल हो, चाहे वीएलडीएल हो, चाहे एलडीएल हो, तीनों का ही योगदान होता है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन में, हमारे जो ब्लॉकेजेस बनते हैं उनके बनने में। तो इसीलिए एक जो सामान्य अवधारणा है कि एलडीएल एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है, एक्चुअल में आपका वीएलडीएल बढ़ा हुआ है तो भी वो बुरा ही है, आपके लिए एक रिस्क का संकेत है। आपका आईडीएल बढ़ा हुआ है तो भी, और वीएलडीएल बढ़ा हुआ है तो भी। इसीलिए
जो ज़्यादा अच्छा मार्कर माना जाता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले, वो है नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। अब ये नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? आपको बस इतना जानना है कि एचडीएल एक अच्छी श्रेणी का कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा मात्रा में होता है, हमारे बॉडी का जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो उतना अच्छा है। ये इस बात को इंडिकेट करता है। तो अगर हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 है और उसमें हमारा एचडीएल अगर हमारा 40 है, तो इसका मतलब कि हमारा जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 160 हुआ, जो बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल है। ये जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एक्चुअल में ये एलडीएल, वीएलडीएल, आईडीएल और छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे ब्लॉकेज बनाते हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन, उन सब का कॉमन लोड बताता है हमारे शरीर में। इसीलिए एलडीएल केवल एक हिस्से को बताता है, लेकिन नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमें सारी जानकारी देता है कि हमारा टोटल ब्लॉकेज बनाने वाले कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में कितना कंसंट्रेशन में है, कितना सर्कुलेट कर रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि सामान्यतया जो वीएलडीएल की मात्रा है या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा है और एलडीएल की जो कंसंट्रेशन है वो कई बार हमारे खाने के उससे भी प्रभावित होता है। अगर खाना खाने के बाद आपने सैंपल दिया है ब्लड का, तो इनके लेवल अलग आ सकते हैं और खाली पेट अलग रिपोर्ट आ सकती है। इसीलिए लिपिड प्रोफाइल जो हम जांच करवाते हैं उसमें हम हमेशा खाली पेट इस जांच को देने की सलाह देते हैं। लेकिन नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो वैल्यू है वो सामान्यतया खाने से उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। इसलिए नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आप अगर खाने के बाद भी आपकी जो वैल्यू आई है उसको आप रिलाई कर सकते हो। अब एक नॉर्मल व्यक्ति का एलडीएल कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल व्यक्ति का एलडीएल 100 के नीचे होना चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का एलडीएल। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम पहले रह चुकी है या आपको बहुत हाई रिस्क फैक्टर है हार्ट के डिजीज़ के लिए, आपको डॉक्टर ने चेतावनी ऑलरेडी दे रखी है, तो फिर आपको एलडीएल लेवल और कम रखना चाहिए। 70 से कम नॉन रिस्क पेशेंट्स में एलडीएल होना चाहिए। और अगर आपको कोई मेजर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट हो चुका है या बार बार आपको कार्डियोवैस्कुलर इवेंट होता है, तो इस टारगेट को और नॉर्मल रेंज को और कम रखना चाहिए, जो कि करीब 55 या 50 इस लेवल पे आपका एलडीएल होना चाहिए या इसके नीचे। एक सामान्य व्यक्ति में 100 से 129 के बीच नियर ऑप्टिमल कहलाता है। 129 से 159 के बीच में है तो वो बॉर्डर लाइन हाई कहलाता है। 160 से 190 के बीच में है तो वो हाई कहलाता है और 190 से ऊपर वेरी हाई कहलाता है। तो ये एक सामान्य कैटेगरी बांटी गई है एलडीएल लेवल की। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें वो सारे उपाय जो ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए मैंने बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, वो सारे उपाय तो करने ही हैं। लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मुख्य रूप से कुछ उपाय जो स्पेसिफिकली इसके लिए करने चाहिए, उनमें है जो भी जमने वाले फ़ैट हैं, जैसे डालडा हुआ, घी हुआ, बटर हुआ या कोकोनट ऑयल हुआ, पाम ऑयल हुआ, इनका उपयोग मिनिमम कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा, जैसे नॉन सैचुरेटेड फ़ैट, मूंगफली का तेल या सरसों का तेल या ओलिव ऑयल, ये नॉन सैचुरेटेड फ़ैट का कंजम्पशन आपको हेल्दी लेवल में नॉर्मली करना चाहिए, ना कि सैचुरेटेड फ़ैट जो मैंने बताया जमने वाले ऑयली प्रोडक्ट्स का। उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट्स में भी जो नॉन फैटी प्रोडक्ट्स जैसे कि टोन्ड मिल्क हुआ, उसका उपयोग ही आपको उपयोग करना चाहिए, या अगर आप दही का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें से मलाई निकाल के दही का उपयोग करें। मिल्क प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन, फैटी मिल्क प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम कर दें। चीज़, बटर, इसका उपयोग कम कर दें। खाने में जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं इसका कंजम्पशन बढ़ा दें। अब सॉल्युबल फाइबर्स हमें किन चीज़ों में मिलता है? जो नट्स हैं, जैसे पिस्ता हुआ, बादाम हुआ, अखरोट हुआ। इसके अलावा जो हमारी दालें हैं, सोयाबीन है, राजमा है, इन सब में सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को तो कम करते ही हैं और साथ में कुछ फाइटो कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी को देते हैं, जो हमारे एलडीएल के लेवल को सिग्निफिकेंटली कम करने में हेल्प करती हैं। बाहर के भोजन में एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है कि एक ही तेल को बार बार गर्म किया जाता है, उसको उपयोग किया जाता है, उसको छाना जाता है और फिर से उसको उपयोग किया जाता है। ऐसे तेलों में ट्रांस फैट की मात्रा बहुत बढ़ती है। ट्रांस फैट एलडीएल के बढ़ने में एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद बहुत सारे पैक्ड प्रोडक्ट्स, नमकीन, सेव और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं
जिनमें कि सैचुरेटेड फैट का बहुत कॉमनली उपयोग किया जाता है, पाम ऑयल का बहुत कॉमनली उपयोग किया जाता है, वो भी हमारे एलडीएल लेवल को बढ़ाता है। तो इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए हमें मीठे प्रोडक्ट का या जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, चॉकलेट्स हैं, इनका कंजम्पशन कम करना है, कैलोरी इनटेक को कम करना है, अल्कोहल का कंजम्पशन कम करना है। लेकिन एलडीएल को कम करने के लिए हमें फैटी चीज़ों का कंजम्पशन कम करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जो रेड मीट होता है उसका कंजम्पशन आपको कम करना है। फ़िश का कंजम्पशन ज़्यादा सेफ़, ज़्यादा बेटर है, आपका एलडीएल कम करने में हेल्प करेगा। वो भी बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं होनी चाहिए। और साथ में जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है, चिकन का उपयोग, इससे भी आपका एलडीएल लेवल रेंज में रहेगा या नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल होने से या टोटल कोलेस्ट्रॉल, आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल देखा आपका नॉर्मल है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो कई बार ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हमारी रिपोर्ट सही है या नहीं है, मैं स्वस्थ अपने को मानूं या नहीं मानूं। दूसरा, कई बार आपका जो एलडीएल लेवल है बहुत बॉर्डर लाइन बढ़ा हुआ है, 110 के लेवल पे है, 115 के लेवल पे है, बाकी रिपोर्ट्स आपकी सारी नॉर्मल हैं, तो क्या आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए? इस रिपोर्टिंग में आपको समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको एपो बी कहते हैं। अब एपो बी क्या होता है, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको एपोलिपोप्रोटीन ए कहते हैं, एलपी स्मॉल ए कहते हैं। ये दोनों अभी विज्ञान के डेवलपमेंट के बाद नए रिसर्चेज में ये पता चला है कि इन दोनों की वैल्यू एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को सही समझने के लिए। आज के दिन में भी अधिकांशतः डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते, इस टेस्ट को नहीं लिखते, और बहुत जगह अगर ये टेस्ट की रिपोर्ट आपके हाथ में होती भी है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि ये एपो बी क्या है, लिपोप्रोटीन ए क्या है, और इससे हमें ये भी समझने में मदद मिलेगी कि हम जब रिपोर्ट हमारे हाथ में है और रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ है तो उससे हमें चिंतित होना चाहिए या हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। आज के वीडियो में हमने देखा कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या रेंज है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम कुछ एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म के विषय में कुछ और नई बातें सीखेंगे। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।